बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है अमाइन्स के बारे में। तो अमाइन्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था जब हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि अगर अमाइनो ग्रुप जो है जिसको हम NH2 कहते हैं, इफ इट इज़ अटैच्ड टू एनी अल्काइल ग्रुप और एनी अराइल ग्रुप, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज अमाइन्स। So these amines are in fact derivatives of ammonia molecule। ये अमोनिया है NH3 और इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर एक हाइड्रोजन उतार कर यहाँ पे कोई अल्काइल लगा दिया जाए या कोई एरोमेटिक कंपाउंड लगा दिया जाए, तो तब भी ये अमाइन्स हैं, वो होंगी एरोमेटिक अमाइन्स। और अल्काइल लगा हो तो ये हो जाएंगी एलिफेटिक अमाइन्स। तो अगर नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल या एक अराइल लगा हो तो हम इन्हें कहते हैं प्राइमरी अमाइन्स। तो ये कंपाउंड जो है ये मिथाइल अमाइन है और ये प्राइमरी अमाइन की क्लास से इसका ताल्लुक है। इसका ये वाला जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल हैं और 1 हाइड्रोजन है। तो इस तरह के अमाइनो कंपाउंड को हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइन, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल लगे हों या 2 अराइल लगे हों और 1 हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड का नाम जो है वो है डाई और इसकी जो क्लास है वो है सेकेंडरी अमाइंस की। इसका ये तीसरी क्लास है टर्शियरी अमाइंस की, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल लगे हुए हैं और हाइड्रोजन कोई नहीं है। ठीक है ना? ये तीनों क्लासें यहाँ बयान की गई हैं, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस को 3 लेकर ऊपर ये डिग्री लगा देते हैं। तो N के साथ तीनों R हों तो इट इज़ टर्शियरी अमाइन या R3N। ये जो कंपाउंड है ये शो कर रहा है कि ये सिंपल सेकेंडरी अमाइन है, क्योंकि ये दोनों अल्काइल ग्रुप जो हैं ये सेम है। अगर ये मिथाइल है तो ये भी मिथाइल है, अगर ये इथाइल है तो ये भी इथाइल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों R ग्रुप जो हैं वो सेम हो, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जिस तरह ये R और R प्राइम से शो किया गया है, तो ये मिक्स्ड सेकेंडरी अमाइन है। इसी तरह टर्शियरी अमाइन भी है, सिंपल टर्शियरी अमाइन भी हो सकती हैं, मिक्स भी हो सकती हैं। टर्शियरी अमाइंस में तीनों R जो हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो एक और ये किस्म है जिसमें नाइट्रोजन के साथ 4 ये R लगे हो। यहाँ पे तो नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। इस यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 4 ग्रुप लगे हुए हैं। तो जब भी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हो ना तो उसे हम क्वाटरनरी नाइट्रोजन कहते हैं। जैसा ये अमोनियम आयन है, इट इज सिमिलर टू मीथेन। जैसा मीथेन है CH4, बिल्कुल उसी तरीके से नाइट्रोजन के भी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए हो तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी लाजमी होता है। हमने ये सारे डिटेल में पढ़ा हुआ है कि अमोनिया के पास जब एक H पॉजिटिव आयन आता है तो अमोनिया का जो लोन पेयर है वो इस H के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये अमोनियम आयन जो है ये एक वेल नोन चीज़ है, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड है उसमें NH4Cl होता है और उसमें अमोनियम आयन मौजूद होता है। तो इस तरह अगर ये इस नाइट्रोजन के साथ ये जो अल्काइल लगे हुए हैं, अगर ये भी 4 लगे हुए हों तो तब भी नाइट्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा और ये हम इसे कहते हैं कि क्वाटरनरी नाइट्रोजन है और इसका जो कंपाउंड होगा वो कहलाएगा क्वाटरनरी साल्ट, क्योंकि इस पॉजिटिव आयन को न्यूट्रल करने के लिए इसके साथ एक नेगेटिव आयन भी अटैच होगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है ना NH4Cl, तो ये NH4 ये बना हुआ है, इसके साथ लाजमी तौर पर Cl नेगेटिव भी होगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। इसको भी न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव रेडिकल जो है या नेगेटिव आयन यहाँ लाजमी होगा इसके साथ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब आपस में मिलते हैं देन इट इज ए साल्ट। तो ये है टेट्रा अल्काइल अमोनियम साल्ट, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 4 अल्काइल लगे हुए हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन के 4 तरह के कंपाउंड हो गए, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन और फिर ये क्वाटरनरी अमाइंस, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 4 अल्काइल लगे होते हैं। तो ये उसका जनरल फार्मूला है क्वाटरनरी साल्ट का। ये नाइट्रोजन के साथ 4 अल्काइल हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल करने के लिए ये कोई नेगेटिव आयन है। इस अमोनियम के साथ ये मिलता जुलता है स्ट्रक्चर। इस अमोनियम में R की जगह पर ये हाइड्रोजन है। जैसा मैंने मिसाल बताई आपको अमोनियम क्लोराइड की। ये आगे एग्जाम्पल्स हैं। टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, इसमें नाइट्रोजन के साथ 4 मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये नाम बन गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम और ये क्लोराइड आयन है साथ इसके।
तो इस तरह अब ये मिक्स्ड अमाइन है, इसमें 3 अमाइन 3 अल्काइल सेम है और एक अल्काइल जो मुख्तलिफ है, ये इथाइल है। तो ये है इथाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ यहाँ पे OH है। तो अभी हमने जो पीछे पढ़े हैं स्ट्रक्चर्स, उसमें एक एक अमाइनो ग्रुप है कंपाउंड के अंदर। तो ज़रूरी नहीं कि अमाइंस में एक ही अमाइनो ग्रुप हो, एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप भी पॉसिबल होते हैं। जिस तरह ये है, इसमें इस 2 कार्बन वाली चेन के साथ 2 अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं। ये है इथिलीन डाइमीन। तो ये डाइमाइंस जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये ख़ास तौर पे पॉलीमर्स बनाने में काम आती हैं। तो जितने भी ये पॉलीअमाइड्स हैं उनमें इस तरह के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं और पॉलीअमाइड्स के बेशुमार फाइबर्स भी हैं, यार्न भी हैं। आप जानते हैं ये सिल्क जितना है ये सारा, और ये जो नायलॉन है, ये नायलॉन और सिल्क ये दोनों पॉलीअमाइड्स हैं ये, और इनके फैब्रिक बनते हैं और इनसे आगे गारमेंट बनते हैं। तो इसलिए ये जो अमाइनो कंपाउंड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल। अब ये वाला कंपाउंड जो है इसमें ये 3 अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं। इस तरह ये साबित ही होता है कि किसी अमाइनो कंपाउंड में एक से ज़्यादा NH2 ग्रुप जो है वो पॉसिबल है। अब ये कंपाउंड जो है ये हमने इसका स्ट्रक्चर पहले पढ़ा हुआ है कि ये अमाइड कहलाता है। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो जब अमाइनो ग्रुप के साथ कार्बोनाइल लगा हुआ हो तो फिर ये अमाइनो कंपाउंड नहीं है, ये अमाइन नहीं है, ये अमाइड है। ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं RCONH2 इज नॉट एन अमाइन। अब ये NH2 और CO के दरमियान में अगर कोई कार्बन आ जाती है, जैसा ये CH2 है, तो फिर ये अमाइड नहीं है। अब ये अमाइड नहीं है, ठीक है, ये अमाइन है। अब तो एक इसमें, इसका मतलब अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है और एक अमाइनो वाला फंक्शनल ग्रुप है। अब ये अमाइड नहीं है। अमाइड तब होता है जब अमाइनो ग्रुप के साथ बराह रास्त ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप लगा हुआ हो। इसलिए अमाइड में और अमाइन में ये आपने फर्क जो है ना इसको याद कर लेना है कि अमाइड क्या होता है और अमाइनो कंपाउंड क्या होता है। नॉमेनक्लेचर में इसके 2 तरह के इसके नॉमेनक्लेचर हैं। हमने ये अच्छी तरह पढ़े हुए हैं। कॉमन सिस्टम के नाम लिए हैं इसके, और IUPAC सिस्टम के तहत भी हैं। तो कॉमन सिस्टम के जो नाम है इनके, उनके नामों के आखिर में अमाइन का लफ्ज आता है। यानी जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उस अल्काइल का नाम लिखकर आखिर में अमाइन लगा देंगे। जैसा ये मिथाइल है तो मिथाइल अमाइन, इथाइल है तो इथाइल अमाइन। अब इस कंपाउंड के जो नाइट्रोजन है इसके साथ 3 मुख्तलिफ अमाइन है, एक ये मिथाइल है, एक इथाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है। तो तीनों को अल्फाबेटिकली अरेंज करें और आखिर में अमाइन लिख दें, इथाइल आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन। और इसके ये जो अमाइन है इसके साथ 2 अल्काइल हैं, एक ये मिथाइल है और दूसरा ये इथाइल है। तो ये बन गया, अल्फाबेटिकली अरेंज किया तो ये आ गया इथाइल, शुरू में आ जाएगा, मिथाइल बाद में, इथाइल मिथाइल अमाइन। तो जो IUPAC सिस्टम है उसमें आपने पढ़ा था कि इसमें हम अमाइनों को एज ए ब्रांच लेते हैं और जिस जगह ये अटैच होती है उसका नंबर लेकर कार्बन का और साथ अमाइनो लेकर हम आगे अल्केन का नाम लिख देते हैं। लॉन्गेस्ट चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम लेकर उसके शुरू में ये अमाइनो की पोजीशन लगा देंगे। जैसा ये कंपाउंड जो है इसका नाम हो जाएगा अमाइनो ईथेन। 1 अमाइनो ईथेन लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत यहाँ पे शायद ना हो, क्योंकि इसकी कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर अमाइनो यहाँ ना लगा हो तो यहाँ होगा, और यहाँ है तो फिर भी ये 1 अमाइनो ही है, 1 अमाइनो ईथेन। आइसोमेरिज्म इसमें ये 2 तरह के पाए जाते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये है कि ये जो अमाइनो ग्रुप है ये इसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। जैसा ये कंपाउंड जो है ये 1 अमाइनो ब्यूटेन है, अगर इस अमाइनो को यहाँ लगा दें ये हो जाएगा 2 अमाइनो ब्यूटेन। इस तरह ये 1 अमाइनो ब्यूटेन और 2 अमाइनो ब्यूटेन जो है ये आपस में आइसोमर्स होंगे, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फर्क जो है वो सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पर है। इस तरह ये 3 अमाइनो प्रोपेन पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब अमाइनो को यहाँ लगाएंगे फिर नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, ये 1 होगी और ये 2 हो जाएगी, तो फिर अगेन ये 2 अमाइनो ब्यूटेन होगा ये।
इस तरह ये कंपाउंड जो है ये भी इसका आइसोमर है, इसमें मिथाइल की पोजीशन जो है वो चेंज कर दी गई है। तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन जो है अब ये है जिसके ऊपर एक मिथाइल जो है ये एज ए ब्रांच है। तो ये है 1 अमाइनो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो एक आइसोमर ये भी बनता है इसका। तो ये सारे पोजीशन आइसोमर्स हैं। और मेटामरिज्म में हमने ये पढ़ा था कि मेटामरिज्म ऐसा आइसोमरिज्म है जिसमें कीटो एटम के साथ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि अगर ये वाला कंपाउंड जो है ये सेकेंडरी अमाइन हो जिसमें नाइट्रोजन के दो तरफ इधर भी इथाइल हो और इधर भी इथाइल हो, यानी इस तरफ भी 2 कार्बन वाला ग्रुप है, इधर भी 2 कार्बन वाला ग्रुप है, फर्ज कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा डाई इथाइल अमाइन। और अगर आप इस तरह करें कि एक तरफ एक कार्बन रहने दें और दूसरी तरफ 3 कार्बन लगा दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। एक तरफ मिथाइल हो जाएगा और एक तरफ प्रोपाइल हो जाएगा। तो ये जो दोनों कंपाउंड हो गए यानी डाई इथाइल अमाइन और मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन, ये दोनों आपस में आइसोमर्स होंगे। और कौन से आइसोमर होंगे? ये मेटामर्स होंगे। ये यानी मेटामरिज्म इसमें मेटामरिज्म वाला आइसोमरिज्म इसमें होगा। तो ये मेटामरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म ये हम अच्छी तरह आइसोमरिज्म वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये उसकी सिर्फ रेपिटेशन है और आपको इसलिए करवा दिया ताकि आपको दोबारा ये रिवाइज हो जाए और आप इसको दोबारा जाके अच्छी तरह याद कर सकें। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, इनकी तैयारी के बेशुमार तरीके हैं। और जिस तरह मैंने पहले शुरू में बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनसे बेशुमार टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज भी बनती हैं, डाइज भी बनती हैं। इसके अलावा ये फाइबर्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह ये मैंने मिसाल दी आपको, सिल्क की मिसाल दी है और नायलॉन की मिसाल दी है। तो इस तरह ये टेक्सटाइल के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है ये। और इसलिए इनको इनके जो रिएक्शंस हैं और इनके जो बनाने के तरीके हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में आपको अच्छी तरह तारुफ होना चाहिए। तो इनकी प्रिपरेशन में काफ़ी सारे मेथड जो हैं वो बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन चंद एक मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ताकि कुछ आपको इसका आइडिया हो सके कि ये बनते कैसे हैं। तो पहला जो मेथड है, आसान सा मेथड है, ये रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया है। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, किसी जगह भी मौजूद हो, हाँ किसी सब्सटेंस में अगर हैलोजन है किसी भी जगह पर, तो उस तरफ दूसरी तरफ आपके पास अमोनिया का मॉलिक्यूल हो या अमाइनो वाला ग्रुप हो, NH2 ग्रुप हो, ठीक है। ये तो अमोनिया का अलग से मॉलिक्यूल है ना, लेकिन अगर ये इसके साथ कोई अल्काइल यहाँ पे अटैच है, यानी कोई अमाइनो है या एरोमेटिक रिंग है, तब भी ये वाला रिएक्शन तब भी हो सकता है। यानी जो रिएक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ये रिएक्शन उस वक्त भी हो जाएगा जब ये नाइट्रोजन किसी ग्रुप के साथ अगर अटैच हो, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा। तो हैलोजन जो है वो इस यहाँ से यहाँ से निकल जाएगी और ये अल्काइल पार्ट जो है ये इस N के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि अभी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं और एक मजीद बॉन्ड यहाँ बन सकता है। तो हैलोजन जब यहाँ से रिलीव होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके X नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा और ये जो R है ये R पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो ये R और N के दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ये तो इस तरीके से ये एक कंपाउंड बन गया जिसमें ये नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो अब आप इसको NH के साथ ट्रीट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है कि यहाँ से निकलकर इस OH के साथ मिलकर इसने वाटर बना लेना है और हाइड्रोजन जो है ये सोडियम के साथ मिलकर NaOH बना लेगी और ये अमाइन बन जाएगी, प्राइमरी अमाइन बन जाएगी। ये है टर्शियरी अमाइन R3N और इसका रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड से किया जाए तो ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन बन जाती है। ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन है जिसके साथ 4 अल्काइल लगे हुए हैं और क्वाटरनरी नाइट्रोजन को अगर आप NH के साथ ट्रीट करें तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। यानी NH के साथ रिएक्शन तब होगा जब नाइट्रोजन के साथ कोई ना कोई एक हाइड्रोजन मौजूद हो, और अगर ये नाइट्रोजन क्वाटरनरी बन जाए जिसमें 4 अल्काइल लगे हुए हैं तो फिर NH के साथ रिएक्शन के साथ नहीं होता है। ये यहाँ पे शो किया गया, ये क्वाटरनरी नाइट्रोजन है जिसके साथ 4 अल्काइल लगे हुए हैं, तो नो इट विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा तरीका है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद अमोनिया। तो अमोनिया और अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो उसके रिजल्ट के तौर पर डिहाइड्रेशन होती है। अमोनिया से हाइड्रोजन और अल्कोहल से OH जो है ये रिलीज होगा
और ये दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ थोरियम ऑक्साइड एट दिस हाई टेम्परेचर, एंड इन दिस वे वी विल हैव अमाइनो ग्रुप एट द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। यानी जिस पोजीशन पर जिस कार्बन के साथ ये OH लगा होगा वहाँ पर अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। ऐसा ये अगर मज़ीद ये स्टार्टिंग मटेरियल मौजूद हो तो अब इसके साथ मज़ीद भी अल्काइल ग्रुप ऐड हो सकते हैं। यानी ये जो NH2 है इसके साथ अभी हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट इसकी मौजूद हो फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। ये यानी ये सेकेंडरी माइन बन गई, इसके बाद टर्शियरी माइन भी बन सकती है इसी रिएक्शन से। तीसरा तरीका है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स, यानी किसी अल्केन के ऊपर अगर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो या किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो, इसकी हम रिडक्शन कर दें तो तब वी कैन हैव अमाइंस, अमाइनो ग्रुप हमें हासिल हो जाएगा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ ऐड किया गया है क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये यहाँ की ऑक्सीजन को भी निकाल लेगा, ऑक्सीजन के साथ इसने वाटर बना लेना है, और मज़ीद 2 हाइड्रोजन, ये जो 6H लिखा हुआ है ये नेसेंट हाइड्रोजन है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हासिल होगी। तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है इसमें से 2 एटम जो है वो O के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 4 यहाँ से निकलकर वाटर बना लेंगे, और 2 हाइड्रोजन जो है वो N के साथ मिलकर NH2 बना लेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन जो होती है आप जानते हैं कि ये बहुत रिएक्टिव होती है और ये आसानी के साथ नाइट्रो को रिड्यूस करके अमाइनो में कन्वर्ट कर देती है। इसका ये भी वही रिएक्शन है ऊपर वाला ही, लेकिन इसमें जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये हमें यहाँ से हासिल हो रही है। इसमें हमने की मेटल ली है और मेटल में HCl डाल दिया है, तो मेटल और HCl के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, और ये हाइड्रोजन जब बनेगी उस वक्त ये नेसेंट फॉर्म में होगी और ये उसी तरह रिड्यूस कर देगी NO2 को जिस तरह यहाँ रिड्यूस किया है। तो इन दिस वे नाइट्रो ग्रुप इज रिड्यूस टू अमाइनो ग्रुप। तो कार्बन की चेन में जिस पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा होगा उसी पोजीशन पर ये अमाइनो ऐड हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे तो नाइट्रो नंबर 1 कार्बन पर है, अगर ये नंबर 2 कार्बन पर NO2 होता है तो यहाँ नंबर 2 कार्बन पर अमाइनो ग्रुप आ जाना था। इसी तरह अगर ये NO2 ग्रुप जो है ये किसी बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ हो या नेफ्थलीन रिंग के ऊपर लगा हुआ तो बिल्कुल सेम रिएक्शन वहाँ भी होगा, यानी एरोमेटिक अमाइंस भी हमें इसी तरीके से हासिल हो जाती हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अभी हमने पिछली वाली स्लाइडों पे अभी पढ़ा कि अमाइड क्या होता है, ये वही अमाइड है, और जिस तरह नाइट्रो की रिडक्शन होती है इसी तरह ये अमाइड ग्रुप की भी रिडक्शन होकर अमाइनो में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वही रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगी और ये ऑक्सीजन को हटा के यहाँ उसका वाटर बन जाएगा और मजीद हाइड्रोजन जो है वो C को CH2 में कन्वर्ट कर देगी। इस तरह जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिड्यूस होकर ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे द अमाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड टू अमाइनो कंपाउंड। इसका ये जनरल रिएक्शन है जिसमें R लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये टिपिकल एग्जांपल है जिसमें R की जगह पर इथाइल ग्रुप है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड्स या नाइट्राइल्स, तो ये भी पिछली जो रिडक्शन है यहाँ पर आपने देखी है उसी तरह का रिएक्शन ये है। अगर किसी जगह पर नाइट्राइल लगा हुआ है तो इसके साथ भी हाइड्रोजन आकर इसको रिड्यूस कर देंगे, कार्बन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी CH2 में, और जो नाइट्रोजन है इट विल बी रिड्यूस टू अमाइनो ग्रुप। सो इन दिस वे नाइट्राइल्स आर कन्वर्टेड टू अमाइनो कंपाउंड्स। और नाइट्राइल को हासिल करने के लिए ये एक मेथड है कि आप किसी अल्काइल हैलाइड को सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट कर दें, तो जिस जगह हाइड्रोजन है वहाँ साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, या इसको नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, नाइट्राइल ग्रुप या साइनो ग्रुप या साइनाइड ग्रुप। तो मैंने आपको कई दफ़ा ये बताया कि अगर किसी रीजन में पहले ग्रुप में से कोई एलिमेंट हो और दूसरे रीजन में 7वें ग्रुप में से कोई एलिमेंट हो तो ये आमतौर पे आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो हाइड्रोजन ये ब्रोमीन जो है ये 7वें ग्रुप से है और सोडियम जो है ये पहले ग्रुप से है, यानी पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप, और 7वां ग्रुप का मतलब है पीरियोडिक टेबल का 7वां ग्रुप। तो इससे बन जाएगा सोडियम हैलाइड और हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा ये नाइट्राइल ग्रुप। बाकी ये रिडक्शन उसी तरह जिसका ये ऊपर मेंशन यहाँ कर दिया गया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये C को CH2 में कन्वर्ट कर देगा और N को NH2 में। इस तरह ये N ब्यूटाइल और नाइट्राइल से हासिल हो जाएगा N ब्यूटाइल अमाइन। तो ये जो रिडक्शन है ये इस तरीके से भी हो सकती है। ये जो हाइड्रोजनेशन वाली कंडीशन हैं जिसमें ऑयल की हाइड्रोजनेशन करके घी बनाते हैं, ये वही हाइड्रोजनेशन है। निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस गुजारी जाएगी एट दिस
temperature and this atmospheric pressure. In this way, the CN group is converted to the same amino group. C से बन जाएगा CH2 और N से amino. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह हम पहली क्लासों की डिस्कस करके आए हैं. उसमें हम इसका मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस करते हैं. तो सेम चीज़ें यहाँ पर हैं. हमने ये अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि जो मेल्टिंग पॉइंट हैं और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ये डिपेंड करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हों, ठीक है, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं. जिस तरह मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं. तो बाकी कंपाउंडों की तरह ये जो लोअर अमाइंस हैं ये कलरलेस गैसें हैं. Those with 4 or more carbon are volatile liquids, और जो हायर मॉलिक्यूलर मास वाली अमाइंस हैं वो कलरलेस सॉलिड हैं. और इनके जो स्मेल है, इनका जो ऑर्डर है, ये जस्ट लाइक अमोनिया होता है. जैसे अमोनिया की स्मेल है उसी तरह इनकी स्मेल होती है. द ऑर्डर रिजेंबल्स दैट ऑफ ए डिकेइंग फिश एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन इंक्रीजेस. तो अमोनिया की जो स्मेल है ये आपको जब आप स्मेल करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि अमोनिया की स्मेल कैसी होती है. लफ्ज़ों में मैं इसको कैसे बयान करूँगा. तो जब आपको कभी लैब में आने का मौका मिले तो वहाँ अमोनिया का सोल्यूशन हमारे पास पड़ा होता है लैब में, लिक्विड अमोनिया भी उसको कहते हैं. वो आप लैब वाले स्टाफ से लेकर उसको एक दफ़ा स्मेल करके देख लें ताकि आपको अमोनिया की स्मेल जो है हमेशा के लिए याद हो जाए. दे आर ऑल लाइटर दैन वाटर. इनकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है. अगर आप इनको पानी में डालें तो अगर वो पानी में सॉल्युबल हैं तो फिर तो हल हो जाएंगे. अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो फिर ये पानी के ऊपर इसकी लेयर बन जाएगी. तो किस वक्त ये हल होंगी और किस वक्त हल नहीं होंगी उसका फैसला जो है वो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी से होगा. अगर मॉलिक्यूल पोलर है ओवरऑल फिर वो उसमें हल हो जाएगा. अगर मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, अल्काइल पार्ट उसमें लंबा है, कार्बन एटम की चेन लंबी है, तो फिर वो पानी में हल नहीं होगा. अब बॉइलिंग पॉइंट की ये मैंने डिस्कशन कर दी है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है माइंस में. ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी काफ़ी हो सकती है जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये ज़्यादा होते हैं. प्राइमरी माइंस हैव 2 polar NH bonds, secondary माइंस हैव 1 polar NH bond, while tertiary माइंस हैव no polar NH bond. tertiary माइन में ये NH bond नहीं होता. Therefore, primary and secondary mines are polar and capable of forming intermolecular hydrogen bonds by virtue of presence of unshared electron pair. प्राइमरी और सेकेंडरी मीन्स जो है इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में होती है. जैसा यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है. सेकेंडरी माइंस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन टर्शियरी माइंस में चूंकि हाइड्रोजन एन के साथ नहीं अटैच है इसलिए वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. तो ये नेक्स्ट टेबल में यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेथनॉल है, और मेथनॉल को इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आप कंपैरिजन कर सकें. तो मेथनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 65 है, जबकि इसी तरीके की जो अमाइनो कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -6 है. इसका मतलब ये हुआ कि अमाइनो कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, और मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. और इसके मुकाबले में जो ये ईथेन है उसका मॉलिक्यूलर मास भी 30 है, और ये कंपेरेबल है इन दोनों के साथ, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -89 है, क्योंकि उसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है, कोई बॉन्ड पोलर यहाँ पे नहीं है. इस तरह बाकी ये तीनों कंपाउंड भी यहाँ पे दिए गए हैं, इनका कंपैरिजन आप कर सकते हैं. अल्कोहल का, अमाइनो कंपाउंड का, सेकेंडरी अमाइन का, ठीक है, ये सारे बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे. सॉल्युबिलिटी फिर उसी तरह है कि सॉल्युबिलिटी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इजीली ये फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके पानी में हल हो जाएंगे. अगर ये अल्काइल पार्ट जिस पे ये आर लगा हुआ है, ये अल्काइल पार्ट अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर ये जो माइनो कंपाउंड है ये ओवरऑल नॉन पोलर हो जाएगा और इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. तो जैसे जैसे ये अल्काइल चेन जो है ये इसका लेंथ बढ़ती जाती है, सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है. अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ना ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जैसे जैसे ये चेन बड़ी है तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम होगी. ये 14 ग्राम इसकी है, इसकी 91 ग्राम है, ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है.
तो अल्काइल चेन पर इसका इन्हिसार है और ओवरऑल जो पोलैरिटी है मॉलिक्यूल की उस पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। बेसिसिटीज ऑफ अमाइंस, अमाइन कंपाउंड जो हैं, जितने भी अमाइनो कंपाउंड हैं ये बेसिक होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। और इनऑर्गेनिक बेसिस का अगर आप को याद हो तो ये याद रखें कि NaO जो है ये बेस है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक बेस है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इनऑर्गेनिक बेस है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ आपके सामने बना हुआ है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और जो ऑर्गेनिक बेस हैं उनमें यही स्ट्रक्चर होता है, ये H की जगह पे R लगा होता है और R के साथ अमाइनो ग्रुप लग जाता है। तो जिस तरह ये मैकेनिज्म है बेसिसिटी का, यानी अमाइनो कंपाउंड की बेसिसिटी का ये जो मैकेनिज्म है, यही मैकेनिज्म ऑर्गेनिक अमाइंस का होता है। तो ऑर्गेनिक बेसेस जो हैं दे आर इनफैक्ट अमाइनो कंपाउंड्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑर्गेनिक बेस का नाम लें तो आप कह सकते हैं कि मिथाइल अमीन या इथाइल अमीन या डाई मिथाइल अमीन, ये इनऑर्गेनिक बेसेस हैं। तो ये बेस किस तरह है, क्योंकि अमोनिया में तो OH ग्रुप नहीं है, NH3 जो कंपाउंड है इसमें OH ग्रुप नहीं है। तो जब आप इसको पानी में हल करते हैं तो पानी की जो हाइड्रोजन है ये वाटर से निकल आती है बाहर, और ये अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम आयन बना लेती है। तो इस तरह जब हम अमोनिया को पानी में हल करते हैं देन वी गेट अमोनियम आयन। और जब एक अमोनियम आयन बनता है तो उसके साथ कोरेस्पॉन्डिंग एक OH आयन यहाँ रिलीज होगा। पानी का जो मॉलिक्यूल है वो उससे OH निकलेगा, और इस OH की वजह से फिर पानी जो है वो बेसिक हो जाता है। तो इस अमोनियम आयन की वजह से और OH आयन बनने की वजह से जो अमाइनो कंपाउंड है ये बेसिक है। और ऑर्गेनिक अमाइन जो है वो भी इसी तरह, उनकी बेसिसिटी की रीज़न भी यही होती है। ये यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने पीछे डिस्कस की है वो यहाँ लिखी हुई है। ये कंपाउंड जो है ये प्राइमरी अमाइन है, और वाटर के साथ मिलकर यहाँ से H निकलेगी और यहाँ ये बन जाएगा NH2 से NH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH आयन यहाँ से लैदा हो जाएगा। इस तरह सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, इन सब के ऐसे ही रिएक्शन है। अब ये 2-3 स्लाइडें जो हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से हैं। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट विद मिनरल एसिड्स, क्योंकि हमने अभी यहाँ पीछे ये पढ़ा है कि ये जो अमाइनो कंपाउंड हैं ये बेसिक हैं, क्योंकि जब हम इनको पानी में हल करते हैं तो OH आयन यहाँ बन जाते हैं। तो जब ये बेसिक हैं तो फिर लाजमी तौर पर ये एसिड से रिएक्शन कर सकती हैं। तो जब भी आप अमाइंस को इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो एसिड की जो H पॉजिटिव है जो एसिड से हासिल होता है वो इसी तरह जिस तरह पानी से H पॉजिटिव निकल कर यहाँ आता है, उसी तरीके से ये एसिड से H पॉजिटिव यहाँ आएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ये फिर वही क्वार्टनरी नाइट्रोजन बन जाएगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से ये जो अमाइनो कंपाउंड्स हैं ये मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं। अब ये साल्ट बन जाएगा, ये साल्ट है। जिस तरह ये जनरल रिएक्शन है, अगर आपने टिपिकल रिएक्शन लिखना हो तो R की जगह पर ये मिथाइल लगा दें, ये मिथाइल अमीन है, और ये मिथाइल अमोनियम क्लोराइड ये इसका साल्ट है HCl के साथ। दूसरा है अल्काइलेशन रिएक्शंस, यानी अमाइनो पर हम मजीद अल्काइल लगा सकते हैं। यानी ये प्राइमरी अमाइन है, अगर इसका हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो अल्काइल हैलाइड में से जो अल्काइल पार्ट है ये नाइट्रोजन के साथ आकर अटैच हो सकता है, और हाइड्रोजन जो है ये X नेगेटिव की फॉर्म में अलग हो जाएगी। और मजीद जो है उस पर हम और भी अल्काइल अभी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों ये निकल सकती हैं, और ये जो हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पे अल्काइल पार्ट आ सकते हैं। ये रिएक्शन है तीसरा, एसाइलेशन। एसाइलेशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि एसाइल ग्रुप होता क्या है, व्हाट इज एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप जो है वो ये है जिसमें हम RC डबल बॉन्ड O, इसको हम कहते हैं एसाइल ग्रुप। और ये क्लास कौन सी है, कोई बताएगा? ये कंपाउंड किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एसिड हेलाइड्स हैं, दीज आर एसिड हेलाइड्स, जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगी होती हैं, ठीक है ना? जी सर। तो ये क्लोरीन यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ ब्रोमीन भी हो सकती है, यहाँ पे आयोडीन भी हो सकती है, ठीक है, फ्लोरीन भी हो सकती है। तो इस एसिड हेलाइड में ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम इसाइल कहते हैं। इसाइल इसका जनरल नेम है, इसाइल इसका जनरल नेम है, और टिपिकल जो इसका नाम होता है ना वो इसके R के लिहाज से बनता है।
अगर यहाँ पे H लगा हो, ठीक है, तो फिर इसका नाम जो है वो फार्मिक एसिड के साथ मिलता जुलता होता है, क्योंकि फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOH। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे अगर OH लगा हो, यहाँ पे H लगा हो, तो ये फार्मिक एसिड है, इसलिए इसको हम फार्माइल कहते हैं। फिर HCO को फार्माइल कहते हैं। इस तरह यहाँ पे अगर CH3 लगा हो, R की जगह पर एक मिथाइल हो, तो फिर ये मिलता जुलता है एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH। उसी लिहाज से फिर इसका नाम बनता है एसिटाइल। CH3CO का नाम बन जाता है एसिटाइल। और IUPAC नेम इसका जो होता है वो होता है अल्केनॉइल। ये जब तक आप ना नॉमेनक्लेचर को याद नहीं करेंगे, उस वक्त तक बहुत मुश्किल होगा आपको ये इन चीज़ों को समझना। आप नॉमेनक्लेचर की अच्छी वाली एक्सरसाइज करें, और उस तरह जिस तरह बचपन में आप पढ़ाई याद करते रहे हैं ना, उस तरीके से इनको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा, ताकि आपको जब ये चीज़ सामने आए ना तो फ़ौरन वो याद आ जाएगा, तो फिर चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। अगर आप पीछे याद नहीं है तो अब वो चीज़ें फिर कोरिलेट नहीं होती, और वो चीज़ें अलग पड़ी रहती हैं, ये अलग पड़ी रहती हैं, फिर इनका समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जो है ना वो नॉमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप्स वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, उस पर हमने 4 लेक्चर लगाए थे, उसको अच्छी तरह दोबारा रिवाइज करें और याद करें उसको। जी सर। ये मैंने फिर आपको ये बता दिया है, इनके कॉमन नेम भी होते हैं और इनके IUPAC नेम भी हैं। इसाइल हेलाइड्स जो हैं, ये जो जिनको हम कहते हैं एसिड हेलाइड्स, दे आर वेरी मच रिएक्टिव कंपाउंड्स। और भाई बहुत दफ़ा इसका जिक्र आया है, जहाँ पे हमने एंटीक्रीज कॉटन का जिक्र किया था, वहाँ भी इसका जिक्र आया था। उसमें भी मैंने आपको चीज़ें याद करवाई थी इसके बारे में। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर किसी जगह हाइड्रोजन लगी हो और दूसरे में अगर हाइड्रोजन हो या पहले ग्रुप के कोई एलिमेंट हो, तो वो आपस में लिंक कर जाते हैं। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये इधर H है, ये HCl बना के निकल जाएंगे, और बाकी ये जो एसाइल ग्रुप है ये N के साथ अटैच। अब ये ग्रुप कौन सा बन गया, ये वाला C डबल बॉन्ड O और N, ये ग्रुप जो है ये अब अमाइड ग्रुप है, ठीक है, ये अमाइड बन गया ये। इसी तरह अगर ये सेकेंडरी माइन हो तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा, और H यहाँ पे मौजूद है, Cl यहाँ पे मौजूद है, ये निकल जाएंगे और ये एसाइल ग्रुप यहाँ H की जगह पे आ जाएगा। अब ये टर्शी माइन है, टर्शी माइन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, नो अवेलेबल H एटम, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए एसिड हैलाइड का जो रिएक्शन है वो प्राइमरी माइन के साथ भी हो जाता है, सेकेंडरी माइनों के साथ भी हो जाता है, लेकिन टर्शी माइन के साथ नहीं होता। तो इसलिए हम प्राइमरी माइंस सेकेंडरी माइंस को हम टर्शियरी माइन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ये रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बीकर्स में ये तीनों माइंस पड़ी हों, आपने पहचानना होगा इनमें तीनों में से यानी टर्शियरी माइन कौन सी है, तो उसमें एसिटाइल क्लोराइड या उसमें फार्माइल क्लोराइड उसमें डाल दें, तो जो रिएक्शन कर लेंगी वो प्राइमरी या सेकेंडरी होंगी, और जो रिएक्शन नहीं करेगी दैट विल बी टर्शियरी माइन। फिर ये है एरोमेटिक अमाइंस, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर ये जो RNH2 वाला फार्मूला शुरू में हमने पढ़ा था, जिसमें यहाँ पे R लिखा हुआ था, अगर आप R की जगह पर लगा दें कोई अल्काइल ग्रुप, तो फिर वो कहलाएगी यानी अल्काइल अमीन्स या एलिफेटिक अमीन्स। और अगर R की जगह पर कोई बेंजीन रिंग लगा दें या कोई भी एरोमेटिक सिस्टम वहाँ पे लगा दें, फिर हम उन्हें कहते हैं कि ये एरोमेटिक अमाइंस हैं। तो एलिफेटिक अमाइंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और एरोमेटिक अमाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री particularly and all other industries in general। तो जिस तरह एलिफेटिक माइंस में हमने पढ़ा था कि ये प्राइमरी माइंस होती हैं, सेकेंडरी माइंस होती हैं, टर्शियरी, तो एरोमेटिक में भी ऐसे ही है। अगर NH2 के साथ एक एरोमेटिक रिंग लगी हुई है, देन इट इज प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, दो हैं तो सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन, अगर तीन है तो ये टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन है। ये टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन है, ये सिंपल है और ये मिक्स्ड है, जिसमें दो एरोमेटिक ग्रुप हैं और एक अल्काइल है। इस तरह सेकेंडरी में भी एक एरोमेटिक और एक अल्काइल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अमाइंस हैं ये मिक्स्ड भी होती हैं और सिंपल भी होती हैं। सिंपल अल्काइल अमाइंस, मिक्स्ड अल्काइल अमाइंस या मिक्स्ड एरोमेटिक अमाइंस और सिंपल एरोमेटिक अमाइंस। और इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है कि ये जो एरोमेटिक अमाइन होती है, जिसको हम बेंजीन के साथ जब NH2 लगाते हैं, तो ये सबसे सिंपल एरोमेटिक अमीन है, जिसमें सिंपल बेंजीन के साथ NH2 लगा हो। जैसा ये नीचे आपको नजर आ रहा है, ये एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन है, इसके साथ NH2 लगा हुआ है। तो इसका यानी ऑर्बिटल डायग्राम ये है।
इसमें बेंजीन की तरह, जिस तरह बेंजीन में आपने इसकी ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ी हुई है कि सैंडविच स्ट्रक्चर होता है और हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है जो बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वही जो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है वही यहाँ बना हुआ है, और इजाफी यहाँ पे NH2 का है। NH2 में भी N के ऊपर एक ये ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड मौजूद है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 2 डॉट यहाँ नजर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। तो ये भी यानी नाइट्रोजन वाला जो ऑर्बिटल है ये भी बेंजीन के एरोमेटिक सिस्टम के साथ शामिल हो जाता है। जैसा बेंजीन का एरोमेटिक सिस्टम है, ये सारे लोब जो हैं ये आपस में ओवरलैप करके एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं ऊपर, और एक आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे होता है। तो हम कहते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये सैंडविच हो गया है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो ये उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में अमाइनो ग्रुप भी शामिल हो गया साथ, जिसका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है। और बेंजीन में सिर्फ यहाँ तक था, इस जगह तक, और ये साथ जो है ये अमाइनो के शामिल हो गए। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल है। और ये होता क्यों है? ये रेजोनेंस की वजह से है। ये रेजोनेंस यहाँ शो की गई है, रेजोनेंस आपने पढ़ा था और आपको उधर बताया था कि रेजोनेंस किस तरह से होती है। रेजोनेंस हमेशा पाई इलेक्ट्रॉनों की होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ये यहाँ शिफ्ट जब होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस सी के ऊपर। इस सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन तो एक है, ये आप जानते हैं। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। फिर ये क्यों टूटेगा? इसकी वजह क्या है? ये पाई बॉन्ड क्यों टूटेगा? क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। अगर 2 ये रहे, 2 ये वाले रहे और एक जो है ये हाइड्रोजन का भी रहे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे फिर कार्बन के। इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये बनता हुआ यहाँ तक, और ओवरऑल ये स्ट्रक्चर बनता है जिसको इस तरह किया गया। तो ये स्ट्रक्चर है इसका, यानी अमाइनो कंपाउंड का, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है। और ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं, ये बड़ी बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं, और ये इसलिए दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये कंपाउंड किस तरह के होते हैं। और ये आगे आप जब भी डाइज का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, किसी भी पिगमेंट का या डाई का, उसमें आपको इस तरह के फ्रैगमेंट उसमें नजर आएंगे आपको। ये अमाइनो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसी को ही हम एनिलीन कहते हैं, ठीक है, या फिनाइल अमीन कह सकते हैं। ये अमाइनो के ऊपर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं। और इस तरह ये पैरा अमाइनो टोल्यूइन है, ये टोल्यूइन है जिसमें 4 नंबर कार्बन पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। इस तरह ये जाइलिन है, पैराजाइलिन, जो 2 अमाइनो ग्रुप लगे हों तो इसको हम जाइलिन कहते हैं, इसकी कार्बन नंबर 2 पर अमाइनो ग्रुप है। तो ये सारे एरोमेटिक अमाइंस हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। The common names are frequently used for simpler and technical aromatic amines. जैसा ये इसका नाम है एनिलीन है, हालांकि ये अमाइनो बेंजीन भी है या फिनाइल अमीन भी है, लेकिन इसका ये नाम एनिलीन जो है ये बहुत मशहूर है, और इट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेड इन IUPAC सिस्टम एज वेल। IUPAC सिस्टम में भी एनिलीन का नाम जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसका हम ये कह सकते हैं कि ये 2 अमाइनो टोल्यूइन है, ये 2 अमाइनो टोल्यूइन है, लेकिन इसका कॉमन नेम ऑर्थोटोल्यूडीन, ये भी एक्सेप्टेड है। मेटाटोल्यूडीन, ये ऑर्थो पोजीशन पे अमाइनो है, ये मेटा पोजीशन पे है, ये पैरा पोजीशन पे है, पैराटोल्यूडीन। इसका ये जाइलिडीन, ठीक है ना, ये 2 अमाइनो जाइलिन है, बेसिकली 2 अमाइनो पैराजाइलिन, और इसको जाइलिडीन भी कहते हैं। तो जब मैंने आपको नॉमेनक्लेचर की एक्सरसाइज दी थी ना, वहाँ ये उसी का मैंने ये एक पिक्चर उसी की लगाई हुई है, तो उसको जाकर आप दोबारा देखें, उसमें आपको नजर आएगा कि बेशुमार एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें अमाइनो ग्रुप्स मौजूद हैं। और ये सिर्फ इसलिए मैंने लिखे हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि ये अमाइनो कंपाउंड कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो के एसिड है, एम एसिड है, ये इसके कमर्शियल नेम्स हैं। आर एसिड, जे एसिड, कोच एसिड, एस एसिड, दे आर ऑल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड पिगमेंट्स। यानी ये डाइज और पिगमेंट्स के इंटरमीडिएट्स हैं, स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, और मुख्तलिफ कलर्स की डाइज और पिगमेंट्स बनाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। एंड दे आर ऑल एरोमेटिक अमाइंस। ये ऊपर जो है ये एच एसिड है, इसमें नेफ्थलीन के ऊपर एक अमाइनो है, एक OH है और 2 सल्फानिक ग्रुप्स हैं।
सो एच एसिड इज हैवीली यूज्ड इन डाई स्टफ इंडस्ट्री, और फैसलाबाद में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एच एसिड, और डाइज इससे बन रही हैं बेताशा। तो दे आर ऑल एरोमेटिक अमाइंस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमने एरोमेटिक अमाइन का टॉपिक यहाँ पढ़ा है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई चीज़ दोबारा पूछनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं अभी। तो आज के टॉपिक में हमने ज़्यादातर माइंस के बारे में पढ़ा है, एलिफेटिक माइंस और एरोमेटिक माइंस, इनका नोमेनक्लेचर, इनमें आइसोमरिज्म किस तरह का होता है, और इसके अलावा इनकी प्रिपरेशन, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यानी ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये इंटरलिंक्ड हैं आपस में, कोई वही बार बार रिपीट भी होती हैं चीज़ें। इसलिए आप जो है ना ये चीज़ों को याद रखेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, आइंदा आसानी होती जाएगी। अब इसके हमने प्रैक्टिकल भी करने हैं, जब आप यहाँ आएंगे तो प्रैक्टिकल में फिर यही चीज़ें रिपीट होंगी, और वहाँ पे आप ऑर्गेनिक एनालिसिस करेंगे। उसमें ये जो क्लासेस हैं मतलब हमने पढ़ी हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे अपने हाथों से, और देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है वो नियमाइन है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा अल्कोहल है। आपको हम कंपाउंड दे देंगे और आपसे पूछेंगे जी बताएं ये इसकी क्लास कौन सी है, ये एसिडिक है या बेसिक है, या इसका कंपाउंड का नाम क्या है, अननोन कंपाउंड आपको दिया जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना इनको याद करें ताकि वहाँ पे आपको आसानी हो। अगर ये याद होंगी तो वहाँ जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बड़ी अच्छी तरह आपको फिर ज़हन नशीन हो जाएंगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली खुद कर रहे होंगे अपने हाथ के साथ, तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। अगर आप अभी मुश्किल हो रही है, याद नहीं हो रहा, तो या तो जो नहीं आप कर रहे, तो फिर आइंदा चीज़ें जो है ना वो पाइल अप होती जाती हैं, ढेर लगता जाता है, और फिर ऐसे लगता है जैसे ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है। ठीक है जी? जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।